हेलो दोस्तों। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा टॉपिक होगा लेक्चर नंबर सेकंड। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हमने जो पहले टॉपिक के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया था कि भाई सेल सेल की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन वगैरह, तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। तो आज हम जो सेल साइकिल सेल डिवीजन के अंदर माइटोसिस कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हमारा मियोसिस रहेगा। तो हम आज के लेक्चर के अंदर हम माइटोसिस को कंप्लीट से कर लेंगे, ठीक है। और ये जो नोट्स वगैरह ये आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टेलीग्राम पे जाके जुड़ सकते हो क्योंकि टाइम कम है अपने पास। क्लियर? तो टेलीग्राम पे जाके टू द पॉइंट नोट्स मिलते हैं आपको, तो आप वहाँ जाके एक साथ रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को इसको। तो आज के जो टॉपिक में हम देखेंगे कि सेल साइकिल सेल डिवीजन के अंदर सबसे पहले आपने देखा होगा कि भाई जैसे डीएनए के बारे में बात करता हूँ सबसे पहले। भाई डीएनए एक तरह से क्या है? जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिक मटेरियल है। अब मान लिया मैंने डीएनए पे, यदि मान ले इसके ऊपर यदि कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। अब डीएनए के ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएगा? अब प्रोटीन मान लिया मैंने, सपोज कौन सी? हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी? हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक तरह से क्रोमेटिड। पहले कुछ टर्म जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आया? तो क्रोमेटिड, अब धीरे धीरे ये क्रोमेटिड का काफी सारा गुच्छा वगैरह बन जाएगा, जिस तरीके से क्रोमेटिड वगैरह बन गए। अब धीरे धीरे क्रोमेटिड मिलके हमारा क्या बना लेता है? एक तरह से क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स। अब भाई क्रोमोजोम क्या होता है? क्रोमोजोम इस तरीके से एक्सेप्ट स्ट्रक्चर होगी। क्लियर? अब इसमें हम देखेंगे कि ये एक क्रोमेटिड ये और एक क्रोमेटिड ये, तो एक क्रोमोजोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं? तो आप बोलोगे 2 क्रोमेटिड। बात समझ आया? 2 क्रोमेटिड होते हैं एक क्रोमोजोम के अंदर। और यहां पर जो 2 क्रोमेटिड को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। इसी सेंट्रोमियर का नाम है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब यदि ये सेंट्रोमियर इस सेंटर में ना, इसके अलावा किसी अदर लोकेशन पर प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्लियर? यहां तक तो हमारा समझ में आ गया होगा आपको ये। और इसके बाद यहां पर क्या होते हैं कि कुछ इस तरीके से कुछ डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है, जिसको एक तरह से एक सेंट्रोमियर को कवर करती है। एक सिंगल स्ट्रक्चर डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है जो एक तरह से हमारा इस सेंट्रोमियर को कवर करती है। उसको हम क्या बोल देते हैं? एक तरह से काइनेटोकोर। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। यहां तक मुझे लगता है ये छोटा सा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, यहां तक मिटा दूं मैं। अब यहां यह देखो कि यहाँ पे जो जो क्रोमेटिड होते हैं, जो हमारे माइटोसिस के अंदर जो बनते हैं, वो एक तरह से हमारे, जिस तरीके से मैं एक से मानता हूँ, ये क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम ये, ठीक। अब यहाँ पे ये जो दोनों क्रोमेटिड है सेम क्रोमोजोम के, वो हमारे कौन से क्रोमेटिड कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड। और जो अदर क्रोमोजोम के क्रोमेटिड, मान ले इसको और इस क्रोमेटिड को लेते हैं, तो ये दोनों आपस में कौन से हो गए? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, आया समझ? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यहां तक क्लियर हो गया कंसेप्ट एक तरह से, बिल्कुल तरीके से। इसके बाद हम जो देखते हैं, भाई नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपको कंप्लीट हो गया। इसके बाद छोटा सा टॉपिक हम लेते हैं, जैसे अब भाई सेल साइकिल के अंदर आपने देखा, अब भाई सेल डिवीजन मतलब सेल का डिवाइड होना और एक न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होना। न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या होगा? फॉर्मेशन। अब आपसे मैं पूछता हूं कि बैक्टीरिया के अंदर किससे सेल डिवाइड होती है? तो आप बोलोगे एक ही पॉइंट में, किससे? फिजन प्रेजेंट होता है। किससे? फिजन के द्वारा। और जबकि और जो अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम देखेंगे, जैसे मान लिया मैंने यूकेरियोट्स की बात करते हैं, तो यूकेरियोट्स में क्या आ जाएगा? माइटोसिस। दूसरा क्या आ जाएगा? मियोसिस। ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा? यूकेरियोट्स के अंदर। यहां तक मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, देख लो एक बार, ठीक। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है छोटा सा, कि माइटोसिस और मियोसिस को हम कैसे देखें। तो माइटोसिस का मतलब जब भी आपसे पूछे, तो
एक तरह से क्या होगा, जैसे एक ये कोई और नियम से इस तरीके से, ठीक, इसका क्या होगा, 2 कॉपी बन गए इसके माइटोसिस के थ्रू। अब ये दोनों जो कॉपी बने ये कैसे होंगे हमारे, जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल कैसे होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल। अब यहां इसको तो समझ में आ गया, ये इसकी कॉपी जो बनती है जेनेटिकली आइडेंटिकल, जबकि जो मियोसिस होता है उसकी जो कॉपी बनती है, जैसे एक से क्या बना 2 कॉपी, फिर इसका भी फिर क्या होता है एक और, इस तरीके से 4 कॉपी बन जाती है, 2 ये 2 ये, आया समझ में। ये एक तरह से क्या होता है, ये तो हमारे बोलते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल, जबकि ये जेनेटिकली एक तरह से डिफरेंट होता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल बनी कॉपी, इसके अंदर हमारी आती है सोमेटिक सेल, जो किसकी हेल्प, सोमेटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है इस तरीके से माइटोसिस, जिसमें कॉपी कैसे बनती है, जेनेटिकली आइडेंटिकल। अब भाई सोमेटिक सेल का फंक्शन क्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ। आपने देखा होगा जैसे वेजिटेटिव, हम बर्ड वगैरह जैसे निकलती है ना, आलू के अंदर छोटी सी बर्ड निकली तो उसी जैसा आलू बन जाता है एक तरह से। तो कहने का मतलब यहाँ पे वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ में, क्योंकि एक तरह से क्लोन टाइप में बनता है, सेम कॉपी बनती है। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किस में प्रेजेंट होगा, गेमीट के अंदर, जो किस में हेल्प करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट बनते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, जैसे जो मतलब पेरेंट्स से जो प्रोजेनी बनते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। तो माइटोसिस और मियोसिस, ये छोटी मोटी टर्म आपको एक तरह से बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो हम टॉपिक लेते हैं छोटा सा, इसके अंदर आप देखोगे कि माइटोसिस के अंदर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला टॉपिक, इसका पहला टॉपिक हम देखते हैं कि इसकी सेल के टाइप। जैसे हमने देखा कि ये इस तरीके से सेल साइकिल, इसको हमने क्या किया, 2 फेज में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 जो फेज होती है हमारी वो कैसी होती है, इंटरफेज। दूसरी जो फेज होती है हमारी कौन सी, माइटोटिक फेज या एम फेज, मतलब माइटोसिस फेज हो गई हमारी। अब भाई हम डिस्कस करेंगे, बस ये 2 टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हमारे ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो छोटा सा टॉपिक है, जैसे हमने देखा इंटरफेज, इंटरफेज, अब जितना भी मतलब कि सेल का एक तरह से इंटरफेज को हम बोल सकते हैं प्रिपरेटरी फेज। कौन सी, प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि इसके अंदर सेल ग्रो वगैरह करता है, और क्या नाम है, किसके लिए तैयार होता है, वो हमारा तैयार होता है माइटोसिस फेज के लिए, ताकि हम जो आगे करा सके वो फेज के लिए क्या होता है, पहले इसमें रेडी हो जाता है किसमें, इंटरफेज में। अब भाई इंटरफेज के अंदर आप पहले छोटा सा ये साइकिल देख लो, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। इससे क्वेश्चन क्या आता है, जैसे हमने देखा इस तरीके से, ये हमारा क्या होता है, एम फेज। क्लियर हुआ, एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूं, चल रहा है, ठीक है, ठीक। जैसे यहां पे क्या हुआ हमारा, जीवन फेज, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हुआ, एस फेज। ये जीवन फेज काफी बड़ा होता है, ठीक है, ये जीवन फेज हो गया हमारा। इसके बाद ये कौन सा फेज होता है, एस फेज, और ये कौन सा होता है, G2 फेज। अब भाई एम फेज के हम 4-5 टाइप पढ़ेंगे, जैसे इसमें देखेंगे प्रोफेज, दूसरा कौन सा पढ़ेंगे अपन, मेटाफेज, मेटा फेज, तीसरा हम पढ़ेंगे एनाफेज, चौथा पढ़ेंगे अपन टीलोफेज। बस इतना सा टॉपिक आज पढ़ना है। अब इनका छोटा छोटा सा एक एक फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक ही शानदार तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन हमारा रॉन्ग नहीं होगा, ताकि अब भाई इनके अंदर आप देखोगे कि सबसे पहली जो फेज होती है, मैं जीवन फेज की बात करता हूँ। कौन सी, जीवन फेज की बात करता हूँ। जैसे आपने देखा जीवन फेज के अंदर इसको हम एक तरह से कौन सी फेज बोलेंगे, भाई स्टार्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे सेल ग्रो कर रही है, इसको मैं कौन कौन सी क्या बोल सकता हूँ इसको, इसमें क्या होती है हमारी सेल ग्रो कर रही है। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे डीएनए का मैंने माना 2n इस तरीके से, तो डीएनए का अमाउंट यहाँ पे इस पेज में क्या होता है, डबल हो जाता है। यहाँ कितना हो जाएगा 4n, फिर यहाँ भी कितना हो जाएगा 4n ही रहेगा। बात समझे मेरी बात, जबकि क्रोमोसोम नंबर में कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। आए समझ में, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है 2n से
ये कितना हो गया, डबल हो गया ना। तो डीएनए डुप्लीकेशन पेज कौन सी हो गई हमारी, एस पेज। एस पेज में क्या होता है, डीएनए डबल हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे एक तरह से डीएनए का रिप्लिकेशन मतलब कि डीएनए डुप्लीकेशन, तो एक तरह से हमारा जीवन फेज में जो अमाउंट है वो हमारा कितना है भाई। सबसे पहले रिप्लिकेशन हुआ डीएनए का, तो हम बोल सकते हैं कि ये कौन सी पेज हो गई, प्री रिप्लिकेशन पेज, प्री रिप्लिकेशन, प्री डीएनए रिप्लिकेशन पेज। एक्चुअली जो रिप्लिकेशन हो रहा है इसके अंदर हो रहा है, फिर इसको हम बोल देंगे पोस्ट रिप्लिकेशन पेज, क्योंकि डबल हो रहा है ना इसके अंदर। क्लियर हो गया। आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डीएनए का अमाउंट किस पेज में सेम रहता है, तो आप देखोगे कि 4n इसमें 4n इसमें, तो मतलब एस पेज और G2 पेज टिक मार के आओगे। क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है ये अच्छे से क्लियर हो ही रहा होगा आपको। इसके अंदर अब जब आप जीवन फेज के अंदर देखोगे तो इसके अंदर एक छोटा सा और पॉइंट होता है कि प्रोटीन एंड आरएनए का क्या होता है, यहाँ पे सिंथेसिस होता है। बस ये 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको। जिसके बाद जो आप देखोगे कि G2 फेज की बात करते हैं, एस फेज की पहले। तो एस फेज के अंदर क्या होता है कि डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए सिंथेसिस। एक तरह से हम बोल सकते हैं डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन एक तरह से, मतलब कि डीएनए का अमाउंट क्या हो रहा है हमारा, डबल हो रहा है। तो यहां तक मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद जो इसके अंदर आप देखोगे कि यहां तक इसको हम क्लोज कर देते हैं। डीएनए का अमाउंट एक तरह से क्या हो रहा है, डीएनए अमाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, डीएनए अमाउंट हमारा क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो आप ध्यान रखो डीएनए अमाउंट डबल। इसके बाद हमारा जो फेज आता है कौन सा, G2 फेज। G2 में आपको एक ही चीज याद रखना है कि यहां भी प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस होता है, प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस। ठीक। अब ये प्रोटीन आरएनए सिंथेसिस किसके लिए, माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन। बात समझ में आए, ये थोड़ा ध्यान रखना भाई। G2 एक तरह से हमारी प्रोटीन सिंथेसिस फेज हो गई, और इसको हम किस नाम से जाना जा सकते हैं, पोस्ट, यहां पर देखो पोस्ट डीएनए रिप्लिकेशन फेज। ठीक। इसको यहां तक तो मुझे लगता है एक तरह से बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आया समझ में आता है। अब जैसे आप देखोगे इधर G2 एक तरह से यहां पे हम इसको बोल सकते हैं कि माइटोसिस के लिए क्या हो रही है, तैयार हो रही है। तो प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस के लिए क्या कर रही है, तैयारी कर रही है। तो यहां तक मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि आपसे ये पूछे कि जीवन फेज किस किस के बीच में होती है, तो आप ऐसे मत बोलना कि एस और एम के बीच में, आपने बोल दिया कि बिटवीन एस एंड एम, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको बोलना है बिटवीन एम एंड एस। बात समझा। क्योंकि एस और एम के बीच में देखो, एस से चलो यहाँ एम, तो G2 आता है, जबकि जीवन किस है, एम और एस के बीच में। अब एम में भी आपसे पूछ ले कौन सी फेज के बीच में, तो टीलोफेज, टीलोफेज और एस फेज के बीच में होता है कौन, जीवन। क्लियर हो गया एकदम कंसेप्ट। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये छोटा सा टॉपिक लेंगे, ठीक है, मिटा देता हूं मैं। यहां तक एकदम बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। क्या बताया इसमें, जो क्वेश्चन आता है वो एस पेज से आता है कि डीएनए का अमाउंट क्या होता है, डबल हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है एक तरह से, समझ में आ रहा है। जबकि क्रोमोजोम नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे एक तरह से कि अब माइटोसिस फेज, माइटोटिक फेज के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। माइटोसिस की फेज है मतलब एम फेज। इसके अंदर आप देखो सबसे पहले कौन सी फेज आती है, प्रोफेज। अब प्रोफेज एक तरह से क्या होता है कि यहाँ पे जो एक तरह से इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से। इसमें क्या होता है कि हमारा सबसे पहला पॉइंट लिखोगे आप, क्रोमेटिन क्या होता है, कंडेंस हो गया। क्या हो गया, क्रोमेटिन कंडेंस हो गया। यहाँ पे क्या है, क्रोमेटिन कंडेंस होता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे न्यूक्लियोलस क्या हो जाता है, डिसएपियर। जो हमारा न्यूक्लियोलस वगैरह, जो ऑर्गेनल्स वगैरह ये होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है हमारा, डिसएपियर हो जाता है।
इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कुछ माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, कुछ गोल्जी कॉम्प्लेक्स वगैरह, तो ये सब क्या हो जाते हैं यहाँ पे डिसेपियर होते चले जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा आता है न्यूक्लियोलस, यहाँ पे क्या होगा, डिसेपियर हो गया, और हम बोल सकते हैं कि एक तरह से क्या हो गया, न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप भी क्या हो गया हमारा, डिसेपियर। क्लियर। तो इस पेज में आपको क्या याद रखना है कि क्रोमेटिन का क्या होता है, कंडेंस होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होता है, और जब भी कि यहाँ पे न्यूक्लियोलस क्या हो गया, डिसेपियर हो गया। क्लियर हो गया। तो ये बेहतरीन पॉइंट है इस पेज के। दूसरा जो हमारा कंसेप्ट आता है मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है, ये धीरे धीरे क्रोमेटिन क्या होता है, कंडेंस होकर धीरे धीरे, मैंने बताया कि सबसे पहले डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन लगी जिससे हमारा बनता है क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन धीरे धीरे उसको कंडेंस होता है तो वो क्रोमोजोम का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे क्रोमेटिन आप देखेंगे कि क्या बना देगा, एक तरह से क्रोमोजोम बना देगा। तो हमारा एक तरह से क्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोजोम में एक तरह से। अब यहाँ पे जो क्रोमोजोम होता है वो एक तरह से इसके अंदर आप देखो कैसे अरेंज हो जाते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। मतलब कि एक प्लेट मेटाफेजिक प्लेट बना लेता है, इसको क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बना लेता है। किसके अंदर, मेटाफेज के अंदर, मेटाफेजिक प्लेट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है, कि मेटाफेजिक प्लेट मतलब कि क्रोमोजोम अपीयर एक्ट एज ए प्लेट के रूप में, समझ रहे हैं ना एक तरह से। तो याद रखना, क्रोमोजोम अपीयर एक्ट एज ए प्लेट के रूप में, प्लेट के रूप में क्या हो जाते हैं, अलाइव हो जाते हैं। अब जिसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कौन सी होगी हमारी, एनाफेज। कौन सी होगी, एनाफेज। अब भाई एनाफेज क्या होती है, अब एनाफेज में क्या होगा कि ये है ना, इस तरीके से, ये मैंने आपको बताया एक क्रोमेटिड है और यहाँ पे ये दूसरा क्रोमेटिड है। तो ये टूट के ऐसे कैसे ऊपर चले जाएंगे, जैसे देखना यहाँ पे इस तरीके से, मतलब कि ये धीरे धीरे यहाँ पे इस तरीके से, ये तो ब्रेक हो गया बीच में से। अब जो इसकी ओरिजिनल जो शेप बनेगी, ये तो ब्रेक दिखा दिया मैंने आपको, जो इसकी ओरिजिनल जो शेप बनेगी वो बनेगी इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से, मतलब कि हाँ ठीक है, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से आप देखना स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से कहने का मतलब एनाफेज में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर क्या हो गया हमारा, टूट गया। इससे क्या होगा, क्रोमोजोम ट्रेलिंग बिहाइंड, मतलब इनके पीछे ये इनकी ट्रेलिंग है ना, ये इस तरीके से, मतलब क्रोमोजोम क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे क्रोमोजोम का ब्रेक हो गया। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पहला पॉइंट तो कि सेंट्रोमियर क्या हो गया, यहाँ पे स्प्लिट हो गया। सेंट्रोमियर स्प्लिट होने से ये क्या हो गया, अपोजिट पोल पे चले गए। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया तो क्या बने हमारा, क्रोमेटिड बने। भाई एक क्रोमोजोम में क्या होता है, एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड, तो एक क्रोमेटिड थे तो क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर किस में होता है हमारा, आप बोलेंगे एनाफेज के अंदर। यहाँ पे क्रोमेटिड क्या हो गए, अलग अलग पोल पे मूव कर गए। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन मेटाफेज में छोटा सा रह गया कि हम क्लियरली विजिबल क्रोमोजोम किस में होते हैं, वो होते हैं मेटाफेज के अंदर। क्लियर हो गया, क्लियरली विजिबल क्रोमोजोम्स किस में होते हैं, वो होते हैं हमारे मेटाफेज के अंदर। यहाँ तक मुझे लगता है एक तरह से बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो हमारा एनाफेज के बाद आता है हमारा कौन सा, टीलोफेज। अब भाई टीलोफेज आता है इसके बाद, टीलोफेज। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये क्रोमेटिड क्या हुआ, ऊपर चले गए। अभी क्रोमेटिड का धीरे धीरे गुच्छा बना, तो यहाँ पर फिर इन्होंने किसके रूप में ले लिया, एक तरह से ये क्रोमोजोम के रूप में, इस तरीके से, ये इस तरीके से, ऐसा मुझे मतलब कि एक तरह से हमारा डबल न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब कि दो बन गए ना यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ बोलोगे ठीक है, टीलोफेज में क्या होता है, वापिस से सब आ गए। कौन कौन, आपने बोला था ना स्टार्टिंग में प्रोफेज के अंदर कि न्यूक्लियोलस गायब हो गया था ना, तो वापिस से आ गया न्यूक्लियोलस
एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियोलस क्या हो गया, रीअपियर आ गया। और जिसके बाद में हम बोल सकते हैं कि ये क्रोमोजोम क्या हो गए, क्रोमोजोम रीच टू अपोजिट पोल्स। क्लियर आया समझ में? तो आप बोलोगे जितने भी ओरिजिनल थे ना, गोल्जी बॉडी वगैरह, ये सब गायब हो गए थे ना स्टार्टिंग में, प्रोफेज में स्टार्टिंग में गायब हो गए थे, तो वापिस से क्या हो गए, रीअपियर हो गए, हमारे न्यूक्लियर एनवेलप भी रीअपियर हो गया। क्लियर हो गया मुझे? तो यहाँ तक ये कंसेप्ट था। तो मैं एक बार छोटा सा आपको स्टडी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। प्रोफेज में क्रोमेटिन का कंडेंस होना, और जिसके बाद में मेटाफेज में क्या होता है, एक प्लेट पे जम जाना, और हम अच्छे से क्लियरली विजिबल किस पे होते हैं, मेटाफेज में। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमेटिड्स मतलब कि क्रोमोजोम स्प्लिट हो गए, वहाँ के बीच में सेंटर में टूट गया था, जिससे क्या होता है, क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे मूव करने लगे। फिर टीलोफेज के अंदर क्या होता है, वापिस से रीअपियर हो जाते हैं क्या, न्यूक्लियोलस वगैरह, और क्रोमोजोम एक तरह से जो क्रोमेटिड से सेपरेट हुए थे ना, वो एक तरह से क्रोमोजोम बन गए, वो अपोजिट पोल्स पे। क्लियर? यहाँ पे अपोजिट पोल्स पे क्या हो गए, सोने लगे। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें एक जो एक अब छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि सबसे जो लॉन्गेस्ट फेज, यहाँ पे क्या लिख दूँ, जो हमने माइटोसिस के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे लिए जाएगी, लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है माइटोसिस में, तो आप बोल दोगे तुरंत कौन सी, प्रोफेज। और सबसे शॉर्टेस्ट फेज माइटोसिस के अंदर आप क्या ध्यान रखो, कौन सी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, इसके अंदर एनाफेज। क्लियर हो गया? तो ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टडी करने के लिए सबसे अच्छी फेज कौन सी है, मतलब जो क्लियरली विजिबल हो रहा है, वो हमारी मेटाफेज। तो ये 2-3 क्वेश्चन बहुत ही शानदार बनते हैं। क्लियर? और हमने जो पढ़ी थी इंटरफेज, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो टाइम लग रहा था वो G1 फेज कवर करती है। क्लियर? उसके बाद में S, उसके बाद G2। तो सबसे ज्यादा जो G1 फेज में लगता है टाइम, उसके बाद S, उसके बाद G2, फिर G M। क्लियर हो गया? यहां तक मुझे लगता है एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो आज हमारा माइटोसिस यहाँ तक एंड होता हुआ, इसमें हम एक टॉपिक और देख लेते हैं, साइटोकाइनेसिस। इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब वही क्या, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोकाइनेसिस हो गया, और यहाँ कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियर एक तरह से। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक मुझे लगता है एक तरह से बेहतरीन तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर। तो आज का हमारा टॉपिक एंड होता हुआ, इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप देखेंगे मियोसिस, तो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम इससे आप जुड़ सकते हो, ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक, मिलते हैं। और जाते जाते मैं आपको बोलूँगा प्यार से, क्या, हंसते रहे, मुस्कराते रहें, और आपने सेशन को देखा तो आपको बोलता हूँ मैं थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।